अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं सहर फातिमा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आगाज में आपको बताएं कि बड़े जुर्म की बड़ी सजा, कौमी खुफिया दस्तावेज दानिस्ता तौर पर आम करने का जुर्म साबित हो गया। सैफर केस में इमरान नियाजी और शाह महमूद कुरैशी को मुजरिम करार दे दिया गया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने 10-10 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी। जज अबुल हसनात ने ज़बानी मुख्तसर फैसला सुनाया। बानी PTI का 342 का बयान भी रिकॉर्ड कर लिया गया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923, इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी मुजरिम पाए गए। दोनों को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई जाती है। दिफाई वकला की नाकामी इस्तगासा की बड़ी कामयाबी। इमरान नियाजी और शाह महमूद कुरैशी अदालत में मुजरिम साबित हो गए। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने अडियाला जेल में साइफर केस की समाअत के बाद फैसला सुना दिया। जज ने सजा सुनाने से पहले बानी PTI से पूछा कि साइफर कहां गया। बानी PTI ने कहा कि साइफर मेरे ऑफिस आया था, लेकिन इसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी मिलिट्री सेक्रेटरी की थी। इस हवाले से मिलिट्री सेक्रेटरी को इंक्वायरी का कहा था। साइफर के बारे में कोई क्लू नहीं मिला। इससे पहले फाजिल जज ने बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी को 342 के बयान के लिए सवालनामा और स्टेटमेंट्स की कॉपियां फराहम की। मुल्ज़िमान से तकरीबन 36 सवालों के जवाब मांगे गए। दोनों सियासी रहनुमाओं ने खुद जवाबात लिखवाए। अदालत ने कहा कि आपके वकला हाजिर नहीं हो रहे, आपको स्टेट डिफेंस काउंसिल फराहम की गई। इस पर वकला सफाई ने कहा कि हम जराह कर लेते हैं। जज ने वकला सफाई से कहा कि आपने मुझ पर अदम एतमाद किया है। रहनुमा नून लीग आजम नज़ीर तारड़ ने कहा है कि बानी PTI बज़िद रहे कि साइफर मामला कोई क्रिमिनल एक्ट नहीं है, आप जैसा करते हैं वैसा भुगतते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था कि बानी PTI को साइफर केस में सज़ा हुई है। ताख़ीरी हरबे अपनाए जाएं तो अदालतें कानूनी रास्ता इख्तियार करती हैं। जितना रिलीफ बानी PTI को मिला शायद ही किसी और को मिला हो। बाय ने एक मुफस्सल बयान भी दिया है, काफ़ी तफसीली, साइफर का होना, साइफर का गुम जाना, साइफर के कंटेंट्स के हवाले से। लेकिन वो इस बात पे भी बज़िद रहे कि ये कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं बनता। इस हवाले से जो वो कहते हैं ना कि आप जो करते हैं आपको उनके कॉन्सिक्वेंसेस का इल्म होता है या होना चाहिए। आज जो साबिक चेयरमैन PTI को जो सज़ा हुई है साइफर केस में, अब अगर उसके बावजूद आप कानून के दायरे को छोड़कर बाइकॉट्स करें, ऐसे ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल करें जिनकी कानून में इजाज़त नहीं है, तो जाहिर है फिर अदालतों को मजाक तो नहीं बनना। अदालत ने फिर अपना कानूनी रास्ता लेना होता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अदालतों में गई, उन्हें रिलीफ मिला। मेरे ख्याल में गुज़िश्ता 2 सालों में जितना खुल के रिलीफ पाकिस्तानी अदालतों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिला है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बानी को मिला है, शायद किसी और शख्स को ना मिला हो। तो दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने साइफर केस की सजा को आला अदालतों में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पर एतमाद है। कारकुनान से तहम्मुल का मुजाहरा करने की अपील की। उनका कहना था कि हमारी तवज्जो इलेक्शन से हटाने की कोशिश की जा रही है। 8 फरवरी को सबका मुहासबा होगा। हम इसको कंडम करते हैं जिस तरीके से उन्होंने ट्रायल चलाया है, लेकिन इंशाल्लाह अदालतें हमें रिलीफ देंगी। इंशाल्लाह हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पे हमें इत्मीनान है। एट द एंड ऑफ द डे हमें रिलीफ मिलेगा इंशाल्लाह ताला। मेरी एक रिक्वेस्ट ज़रूर है, अपने सारे फॉलोअर्स को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्करों को, सपोर्टर्स को, कैंडिडेट को और हमारे पूरे मुल्क के जो भी वेल विशर्स हैं, उन सबसे दरख्वास्त है कि आप तहम्मुल और बर्दाश्त का मुजाहरा करें। मुश्तइल न होना, गुस्से में ना आना, कानून को अपने हाथ में ना लेना, कोई एक कंकरी आपने नहीं फेंकनी। आप तहम्मुल करें ताकि इनकी तवज्जो हम इलेक्शन से ना हटवा सके। ये हटाने की कोशिश कर रहे हैं, इलेक्शन पे फोकस करो। इंशाल्लाह ताला 8 तारीख को सबका मुहासबा करेंगे। माहिर कानून ने साइफर केस का फैसला बेहतरीन करार दिया। फैसला आइन और कानून की जीत करार दिया। बोल न्यूज़ की स्क्रीन पर माहिरीन कानून का क्या कहना था, ये आपको दिखाते हैं। देखिए, इसमें क्योंकि ये मुल्क से गद्दारी के मुतरादिफ बात थी, इसके अंदर तो सख्त
سزا دی جا سکتی. میں تو سمجھتا ہوں کہ جج نے جو ہے بڑی لینینٹ سزا دی ہے 10 سال کی. یہ کوئی ایسا کیس نہیں ہے جس میں کوئی عینی شاہد کی ضرورت ہے. یہ کیس تو ڈاکیومنٹری ایویڈنس کی بات اور اس کے اندر تمام چیزیں جو ہے وہ ایڈمیٹڈ ہیں. اصل میں پرابلم یہ ہے کہ دس از اوپن اینڈ شٹ کیس. اس میں بڑا ایبلی پروسیکیوشن ٹیم نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ جو ایک کلاسیفائڈ ڈاکومنٹ تھا, ایک سیکریٹ ڈاکومنٹ تھا, اس سیکریسی کو بریچ کیا گیا ہے. جو سپورٹرز ہیں عمران خان صاحب کے یا شاہ محمود قریشی صاحب کے, جو پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں, وہ تو اس فیصلے کو بظاہر نہیں مانیں گے اور وہ تو کہیں گے کہ جی یہ فیصلہ جو ہے سیاسی کنسیڈریشنز پہ کیا گیا ہے اور وہ سے مائلیج لیں گے آئندہ الیکشنز میں اور اپنے آپ کو مظلوم ظاہر کریں گے کہ ہم سے زیادتی ہو رہی ہے. جبکہ ان کے مخالفین ڈیفینیٹلی اب یہ بات کریں گے کہ اس فیصلے کے بعد ان کا جو کریڈیبلٹی ہے خان صاحب کی اور شاہ محمود صاحب, وہ ڈیفینیٹلی وہ یہ کہیں گے کہ کریڈیبلٹی متاثر ہوئی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ عوام ایز اے ہول فیصلے کو اچھا سمجھتی ہے برا سمجھتی ہے, تو وہ تو آنے والے جو الیکشن رزلٹ ہے اس سے پتہ چلے گا کہ عوام کس طرف جاتے ہیں. بانی پی ٹی آئی کی سیفر کہانی سابق پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کی زبانی سوشل میڈیا پر دونوں کی آڈیو پھیل گئی. سابق وزیر اعظم قومی راز پر کھیلنے کی خواہش ظاہر کرتے رہے. سیفر کا ایک میٹنگ میرے خیال ہے کر لیتے ہیں. دیکھیں اگر آپ کو یاد ہونا تو اس میں آخر میں ایمبیسڈر نے لکھا ہوا تھا کہ ڈیمانڈ نہیں بھی دینا, لیکن انٹرنل میٹنگ کریں. مجھے میں نے رات کو بڑا سوچا اس پر, کیونکہ مجھے آپ نے کہا کہ شاید انہوں نے اٹھایا ہونا, پھر میں نے سوچا کہ نا ہاؤ ٹو کور آل دس. ایک میٹنگ کرتے شاہ محمود قریشی اور فارن سیکرٹری کو. شاہ محمود قریشی کہیں گے کہ وہ لیٹر پڑھ کر سنائیں, تو جو بھی سنائیں گے نا میرے پاس کاپی اور کو نہیں بدل دیں, وہ میں منٹس میں کر لوں گا کہ فارن منسٹر نے یہی چیزیں سنا, فارن سیکرٹری نے یہی چیز سنا دی. اس میں یہ تھا پھر اس کا انالیسس کرو, پھر انالیسس اپنی مرضی کے منٹ میں کر دیں گے تاکہ بھی آفس کے ریکارڈ میں منٹ کرو. انالیسس یہ ہوگا کہ یہ انڈائریکٹ تھریٹ ہے اگینسٹ ڈپلومیٹک, وہ ہے ڈپلومیٹک لینگویج میں اس کو تھریٹ کہتے ہیں. انہوں نے یہ کیا مسئلے کی چیزیں, وہ دیکھیں منٹس تو پھر میرے ہاتھ میں ہے نا, وہ تو جس طرح وہ کریں گے تو وی ول ڈرافٹ منٹس, وہ چیز ریکارڈ میں آ جائے. ابھی دیکھیں آپ خود دیکھیں گے وہ کہیں گے یہ کون سا فور اسٹیٹ ہے, تو وہ پڑھ کر سنائیں گے تو ایگزیکٹ نوٹ کرنے کے لیے میں پر سوئم اسی میں کاپی کر لوں گا آرام سے, تو وہ آن ریکارڈ آ جائے گی یہ چیز نہیں ہے. اور فورن سیکرٹری سنائیں تاکہ وہ نہ ہو کہ پولیٹیکل وہ چل رہا ہے, تاکہ بیوروکریٹک لیول پر ایک چیز آئے. یو انڈرسٹینڈ ناٹ انڈرسٹینڈ, ہمارے پاس تو کاپی نہیں ہے نا, یہ کس طرح انہوں نے اٹھا دیا. سائفر کیس میں ملزمان کو سزا میرٹ پر سنائی گئی. ایک خفیہ دستاویز کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا. ملزمان نے یہ کہہ کر کہ سائفر ان سے چھپایا گیا, قوم اور اداروں میں تفریق پیدا کرنے کی کوشش کی. ملک کو سفارتی طور پر تنہا کیا گیا. ساتھ ہی پارٹی پر قبضے کے لیے وکیلوں نے بھی بانی پی ٹی آئی کے ساتھ ہاتھ کر دیا. سائفر کیس اپنے میرٹ کے مطابق چلا اور انصاف کی فتح کے ساتھ انجام کو پہنچا. بانی پی ٹی آئی نے ایک خفیہ دستاویز کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا. انہوں نے یہ کہہ کر کہ ہم سے سائفر چھپایا گیا, پوری قوم اور اداروں میں تفریق پیدا کی. قومی دستاویز کے ساتھ بڑا کھلواڑ کیا گیا. بات بالآخر نیشنل سیکیورٹی اور سفارتکاری کے ساتھ کھیلنے پہ ختم ہوئی. اس کوشش کی بنا پر پاکستان کی سفارتی حلقوں میں سبکی ہوئی. دنیا کے سفارتکار آج پاکستانی سفارتکاروں پر اعتماد سے گریزاں ہیں. پچھلے کئی ہفتوں سے پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم بھی عدالت سے غیر حاضر رہی. ایسی کون سی وجہ تھی کہ یہ لوگ پیروئی سے گریزاں تھے؟ وکیلوں نے اپنی سیاست کے لیے بانی پی ٹی آئی کو قربان کر دیا. یہ سوچی سمجھی سازش اس غرض سے رچائی گئی تاکہ الیکشن میں ووٹ حاصل کیے جا سکیں اور ساتھ ہی بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود کو راستے سے ہٹا کر پانچ قیادت پر قبضہ بھی کیا جا سکے. بانی پی ٹی آئی نے اقتدار جاتا دیکھ کر پاکستان پر حملہ کیا, قومی سلامتی کو داؤ پر لگایا. نواز شریف کا ہارون آباد میں جلسہ عام سے خطاب, بولے ہم نے آئی ایم ایف کو خدا حافظ کہا. بانی پی ٹی آئی پھر کشکول لے کر پہنچ گیا. مجھے نااہل کیا گیا لیکن آج سرخرو ہو کر عوام کے سامنے کھڑا ہوں. آپ کے نعرے سن کر میرا 5 کلو خون بڑھ گیا. کسانوں سے پوچھو نواز شریف کے دور میں ٹریکٹر کتنے کا تھا اور آج پوچھو کتنے کا ہے. میں نے لوڈ شیڈنگ ختم کی, سستی بجلی لے کر آیا. بتاؤ نواز شریف یاد آتا ہے کہ نہیں آتا؟ کوئی اقتدار جاتا وہ نظر آیا, اس نے پاکستان پہ حملہ کیا. ایسی گھناؤنی سازش کی کہ قومی سلامتی کو بھی داؤ پہ لگا دیا. ہم نے آئی ایم ایف کو خدا حافظ کہا تھا. عمران خان کے دور میں پھر یہ لوگ کشکول لے کے مانگنے کے لیے نکل گئے تھے اور بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ
जेल डाल दिया और सारी जिंदगी के लिए आपने डिस्क्वालीफाई कर दिया। नवाज शरीफ देखें आज फिर, इसलिए तो आज नवाज शरीफ सुरखरू होकर आपके सामने खड़ा है। और आप नवाज शरीफ आए तो आपने नारे मारे हैं। मेरा 5 किलो खून बढ़ गया है आपके नारे सुन के। किसानों को पूछो नवाज शरीफ के दौर में ट्रैक्टर कितने का था, ट्रैक्टर, और आज कितने का बोलो। और नवाज शरीफ ने लोड शेडिंग खत्म की, सस्ती बिजली लेकर आया। नवाज शरीफ याद आता है या नहीं आता, बोलो। बुरे हालात से निकलना जानते हैं, पाकिस्तान को दोबारा बनाएंगे। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी का कोहटा में खिताब, कहा अवाम की ख्वाहिश के मुताबिक काम करेंगे। इस्लामाबाद वालों को कुछ नहीं पता, उन्हें तो कोहटा का रास्ता ढूंढना पड़ता है। हम यहाँ के अवाम को गैस देंगे, सड़कें बनाएंगे। मुल्क बड़े बुरे हालात में था, मगर हम मुल्कों को और अपने मुल्क को बुरे हालात से निकालना जानते हैं। हमने पहले भी निकाला है, अब भी निकालेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ने हमें मौका देना है और आपने अपने दुआओं में हमें याद रखना है। आपकी दुआ से हम बिल्कुल पाकिस्तान को फिर दोबारा बनाएंगे, दोबारा इसको बदलेंगे और हर चीज़ जो है वो होगी जो आवाम की ख्वाहिश होगी, जो आपकी ख्वाहिशें हैं, जो मुझे पता है, दोस्तों को पता नहीं है। इस्लामाबाद को तो खास कुछ पता ही नहीं लगता, उनको इस्लामाबाद को ये नहीं पता कि कोहटा कहाँ है। यहाँ आने के लिए उनको रास्ता ढूंढना पड़ेगा। आपकी मैं ये सब चीजें देखते हुए पहला ऐलान तो मैं ये करता हूँ कि ये रास्ता बनाऊंगा। इंशाअल्लाह अल्लाह में ताकत देगा कि हमको आपको गैस देंगे और हर सहूलत जो आप यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, मैं मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ। कराची में टैंकर के बगैर पानी मिलेगा। शहबाज शरीफ का लाहौर में ऐलान, बोले कराची में पानी नहीं मिलता, लाहौर में सड़कें भी धोई जाती हैं। नवाज शरीफ वजीर आजम बनेगा तो शहर कायद में पानी का मसला भी हल हो जाएगा। मजीद कहा अवाम का ठाठे मारता समुंदर गवाही दे रहा है कि 8 फरवरी को नून लीग का सूरज तुलू होगा। अपने मेहरबान को कहता हूं कि पानी कराची में टैंकर पर मिलता है। टैंकर लाहौर में सड़कों को साफ करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। कराची में टैंकर पानी लेकर जाता है और मैं उसको ये बताना चाहता हूं कि अगर नवाज शरीफ को मौका मिलेगा पाकिस्तान की वजारत उज़्मा का, तो कराची में टैंकर खत्म हो जाएगा, पानी नलकों में आएगा और हर घर में आएगा। आज ये ठाठे मारता हुआ समंदर इस बात की गवाही दे रहा है कि 8 फरवरी को इंशाअल्लाह जो सूरज तुलू होगा वो मुस्लिम लीग नून का होगा, पाकिस्तान का होगा, तरक्की खुशहाली का होगा, नवाज शरीफ का होगा। जो लोग इलेक्शन से भाग रहे थे उनका अब क्या होगा? बिलावल भुट्टो का डेरा इस्माइल खान में खिताब, कहा इंतखाबात के सिलसिले में आपके पास आया हूं। जो ठंड और बर्फबारी की वजह से इलेक्शन लड़ना नहीं चाहते थे उनका क्या बनेगा? 8 फरवरी को तीरों की बारिश होगी। हमें कहा जाता है कि दहशतगर्दी का खतरा है, इंतखाबी मुहिम ना चलाएं, लेकिन मैं अपने जियालों को अकेला नहीं छोड़ सकता। जियाले वफादार और बहादुर लोग हैं। क्या बनेगा जो ठंड की वजह से, जो बर्फबारी की वजह से इलेक्शन लड़ना नहीं चाह रहे थे, अब उनके पास बहाना भी नहीं रहा और 8 फरवरी पे इलेक्शंस होने जा रहे हैं। आज आपका जोश और जज्बा देख के ये नजर आ रहा है कि 8 फरवरी को इंशाअल्लाह ताला डेरा इस्माइल खान में तीरों की बारिश होगा। हमें भी कहा जाता है कि आप इलेक्शन कैंपेन के लिए इस तरीके ना निकले। हमारे यहाँ दहशतगर्दी का और लॉ एंड ऑर्डर का सवाल निशान है, मगर मैं कहता हूँ जियाले मैदान में है, मैं उनको अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले बहादुर लोग हैं, बहादुर लोग। किसी को आजकल मनासरे का बहुत शौक आया हुआ है। मनासरा और मवाजना कारकर्दगी की बुनियाद पर होता है। मरियम नवाज का बिलावल भुट्टो को नाम लिए बगैर जवाब, कहा सिंध में ऑरेंज ट्रेन से अच्छी ट्रेन है तो मवाजना बनता है, वहाँ दानिश स्कूल से अच्छे स्कूल्स हैं तो मवाजना बनता है। क्या वो कह सकते हैं कि सिंध वाली तरक्की पंजाब लाएंगे? मुनाजरा करने का किसी को आजकल बहुत शौक आया हुआ है।
کہتے ہیں مناظرہ کر لو، چلو آؤ کرتے ہیں مناظرہ. اس بات پہ ہوتا ہے اور موازنہ بھی اس بات پہ ہوتا ہے کہ شہباز شریف صاحب نے لاہور میں جو میٹرو بنائی ہے، میں نے اس سے اچھی میٹرو سندھ میں بنائی ہے، تو موازنہ بنتا ہے نا. تو بات تو تب بنتی ہے اگر وہ کہیں کہ شہباز شریف صاحب کی اورنج ٹرین سے اچھی ٹرین میں نے کراچی میں بنائی ہے، تو موازنہ تو تب بنتا ہے. مناظرہ تو تب بنتا ہے وہ کہیں کہ شہباز شریف صاحب جیسے دانش اسکول سے اچھے دانش اسکول میں نے سندھ میں بنائے ہیں. اللہ تعالیٰ کرے کہ وہ دن بھی آئے کہ جب سندھ کو ترقی ملے. ہم لاہور والی ترقی اور پنجاب میں کی ترقی جہاں ہمیں مینڈیٹ ملا ہے، ہم وہ ترقی سندھ لے کر جائیں گے، کراچی لے کر جائیں گے. ہاتھ اٹھا کے بتانا کیا وہ کہہ سکتے ہیں کہ سندھ والی ترقی ہم لاہور لے کر آئیں گے؟ بدین میں پیپلز پارٹی کا انتخابی جلسہ. آصفہ بھٹو کی عوام سے وعدے. کہا کہ ہم آپ کو 20 لاکھ گھر بنا کر دیں گے، خواتین کو مالکانہ حقوق دیں گے، غریبوں کو روزگار دیں گے، عوام کو مزدور کارڈ اور یوتھ کارڈ دیے جائیں گے. وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کی تنخواہ ڈبل کر دیں گے. وعدہ کرو پھر آپ 8 فروری کو آپ صبح اٹھ کر ٹیے پہ مہر لگا کر اور بلاول بھٹو زرداری کو وزیر اعظم بنائیں گے. ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کو مفت اور معیاری علاج دیں گے اور آپ کے بچوں کو مفت تعلیم دیں گے. ہم وعدہ کرتے ہیں کہ غربت اور بھوک کا خاتمہ کریں گے. ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کو مزدور کارڈ اور یوتھ کارڈ دیں گے. ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کو 30 لاکھ گھر بنائیں گے، کچی آبادی کو ریگولرائز کریں گے، مالکانہ حقوق دیں گے. ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کو 300 یونٹ مفت بجلی دیں گے. جو فیصلہ ہوا اس کا احترام ہے. کسی کو بھی سزا ہو تو دکھ ہوتا ہے. ایسے غیر قانونی کام نہ کریں جس سے ملک کو نقصان ہو. سربراہ آئی پی پی جہانگیر ترین کا ملتان میں تقریب سے خطاب. کہا ہر ملک کی بنیاد معیشت ہوتی ہے، معیشت بہتر ہوگی تو ملک ترقی کرے گا. نواز شریف کے ساتھ مل کر معیشت چمکائیں گے. پاکستان کی آبادی کا صحیح استعمال کیا جائے تو معیشت کہاں سے کہاں جا سکتی ہے. قانونی خاص طور پہ ایسے غیر قانونی کام جو ملک کو نقصان دیتے ہیں. افسوس ہے مگر اب جو کیا اس کا بھرنا پڑ رہا ہے. اللہ خیر رکھے. پہلے کام پہ ٹپا مارو پھر شہر میں ٹپا مارو. 8 تاریخ کے الیکشن کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ کوشش میں یہ کروں گا میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف کے ساتھ مل کے انشاءاللہ کہ ہم لوگ مل کے معیشت کو کمر پہ چمکانے کا پروگرام بنائیں. میں انشاءاللہ تعالیٰ پوری کوشش سے جو اس ملتان شہر، پنجاب صوبہ اور پاکستان کے لیے محنت کروں. معیشت بڑھے گی، تمام لوگوں کو فائدہ ہوگا، تنخواہیں بھی بڑھیں گی، بے روزگار کو تنخواہ بھی ملے گی، جو بزنس کرتے ہیں انویسٹ کرتے ہیں ان کو پیسے بھی ملیں گے اور آمدنی ہوگی، اور آپ سارے لوگ جو بیٹھے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے آپ کو فائدہ ہوگا. گدھا گاڑی کی جگہ مور دیا جائے. چودھری پرویز الہی کی انتخابی نشان تبدیل کرنے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا. لاہور ہائی کورٹ میں پرویز الہی کے وکیل نے دلائل دیے کہ حلقے میں کسی امیدوار کا نشان مور نہیں ہے. عدالت ریٹرننگ افسر کو مور کا انتخابی نشان جاری کرنے کا حکم دے. الیکشن کمیشن نے وکیل نے عدالت میں دلائل دیتے ہوئے کہا کہ انتخابی نشانات تبدیل ہوئے تو 8 فروری کو الیکشن کرانا ممکن نہیں ہوگا. کراچی کا حلقہ NA 241 امیروں، متوسط طبقے اور کاروباری علاقوں پر مشتمل ہے. طبقاتی فرق کے ساتھ ساتھ حلقے کے عوام کے مسائل میں بھی فرق ہے، تاہم بنیادی مسائل سب کے ایک جیسے ہیں. حلقے میں پہلے کون فتح یاب ہوا تھا، کتنا کام ہوا اور اب یہاں کے ووٹرز کا رجحان کس کی جانب ہے، بتا رہے ہیں کفیل احمد اپنی اس رپورٹ میں. کراچی میں قومی اسمبلی کے حلقہ NA 241 میں DHA، کلفٹن، سی ویو سمیت PNT کالونی، سندھ کلب، پاکستان چوک، فریسکو چوک، آرام باغ، سندھ مدرسۃ الاسلام، نیو چالی، برنس روڈ اور جوڑیا بازار کے علاقے شامل ہیں. آبادی 7,61,882 نفوس پر مشتمل ہے. حلقے میں 4,62,512 رجسٹرڈ ووٹرز اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے. NA 241 میں MKM پاکستان کے امیدوار فاروق ستار، پیپلز پارٹی کے مرزا اختیار بیگ، آزاد امیدوار خرم شیر زمان، جماعت اسلامی کے نوید علی بیگ، PLP کے محمد وسیم، مسلم لیگ نون کی امیدوار روزینہ، عوامی نیشنل پارٹی کے امیدوار اویس خان، GDA کی امیدوار شاہینہ اور IPP کی جانب سے چرم داس انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں. شہری کہتے ہیں علاقے کی حالت انتہائی خستہ ہے، کوئی پوچھنے تک نہیں آتا. نہ پانی ہے، نہ بجلی ہے، نہ گیس ہے.
तो सब में ज़्यादा मसला यहाँ सेवरेज का है। कुछ भी हल नहीं हुआ और मसले मसाइल बढ़ रहे हैं मजीद। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो टैक्सेस हैं वो कराची पे करता है, लेकिन आप कराची की हालत देखें, सिर्फ इस सड़क की नहीं, आप कहीं पर भी जा सकते हैं, यही हालत हो रही है ना। 2018 के इंतखाबात में सदर मुमलिकत आरिफ अलवी कामयाब हुए थे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि पीटीआई दौर का खात्मा करप्शन में कमी का पेश खैमा साबित हुआ। शहबाज शरीफ की ज़ेर क़यादत पीडीएम दौर में करप्शन में कमी आई। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में पाकिस्तान की दर्जाबंदी में बेहतरी आने लगी है। पाकिस्तान फहरिस्त में 140 से 133वें नंबर पर आ गया है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट ने तब्दीली सरकार के दावों की कलई खोल दी। बैनुल अक़वामी इदारे के मुताबिक बानी पीटीआई के मुकाबले शहबाज शरीफ की ज़ेर क़यादत पीडीएम दौर में करप्शन कम हुई। करप्शन का बढ़ता ग्राफ बतदरीज नीचे आने लगा। गुज़िश्ता साल करप्शन कम होने से रैंकिंग में 7 दर्जे बेहतरी आई। पाकिस्तान 140वें से 133वें नंबर पर आ गया। सरबराह पिलडाट का रिपोर्ट पर इजहार इत्मीनान। मरियम औरंगजेब कहती हैं, साबित हुआ जो खुद को सादिक व अमीन कहते थे, दर हकीकत करप्ट वही थे। रिपोर्ट में 2023 के दौरे हुकूमत का अहाता किया गया। रिपोर्ट में कहा गया कि रियासत के मुख्तलिफ सुतूनों ने बदउनवानी के खिलाफ कोशिश की। FIA एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सर्कल लाहौर की मुनसलाही के खिलाफ करप्शन केस में अहम पेशरफ्त। मुलजिम के इंटरपोल के जरिए रेड वारंट जारी करने के लिए मरासला भिजवा दिया। स्पेशल जज सेंट्रल कोर्ट लाहौर ने मुनसलाही को इश्तिहारी करार देते हुए दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। मुनसलाही मुतादिद मरतबा अदालत और FIA के जारी नोटिस को पसे पुश्त डालते रहे और शामिल तफ्तीश होने से गुरेजा रहे। अदालत कानून की तशरीह कर सकती है, जब कानून ही नहीं तो क्या करें, कोई बंदा अपना काम करने को तैयार नहीं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। कहा कि सुप्रीम कोर्ट एक इदारा है, कोई अखाड़ा या पार्लियामान नहीं। सिर्फ स्टेक होल्डर्स को एक साथ बैठने की दरख्वास्त कर सकते हैं। केस की मजीद समाअत मार्च के पहले हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई। कोई अपना काम करने को तैयार नहीं। सच तो हर तरफ से बिल्कुल ही गायब हो चुका। अदालत कानून के मुताबिक ही चलेगी, तनकीद से फर्क नहीं पड़ता। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून को देख रहे हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के सहाफियों को नोटिस से मुतालिक केस में रिमार्क्स। चीफ जस्टिस से रिमार्क्स दिए, कल मोहतात रहते हुए कोई ऑर्डर पास नहीं किया। कोई कागज तो दिखाएं, इस केस में आगे कैसे बढ़ें। सुप्रीम कोर्ट इदारा है, कोई अखाड़ा या पार्लियामान नहीं। तनकीद से एतराज नहीं, बल्कि कानून की खिलाफ वर्जी पर एतराज है। सहाफियों की जानिब से मुतफर्रिक दरखास्त दायर न होने पर चीफ जस्टिस का इजहार तशवीश। कहा, जब तक तहरीरी तौर पर हमारे सामने कुछ नहीं आएगा, हम ऑर्डर कैसे जारी करें। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और खबर शामिल करेंगे बलूचिस्तान से, जिसके शहर मच में दहशतगर्दों का बुज़दिलाना हमला पसपा कर दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस की भरपूर जवाबी कार्रवाई में 6 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। नाकाम हमले में खुफिया एजेंसी रॉ से जुड़े अकाउंट से मुतालिक इंकशाफात सामने आए हैं। हमले की जिम्मेदारी भारतीय स्पॉन्सर्ड कलदम तंजीम BLA ने कबूल कर ली है। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों का बुज़दिलाना वार, सिक्योरिटी फोर्सेस का दिलेराना जवाब, हमला नाकाम बना दिया। बलूचिस्तान के इलाके मच में दहशतगर्दों का बुज़दिलाना हमला, सिक्योरिटी फोर्सेस की भरम वासिल कर दिए गए। 2 दहशतगर्दों की डोडा बलोच और प्रधान बलोच के नाम से शनाख्त हुई। हमले की जिम्मेदारी भारतीय स्पॉन्सर्ड कलदम तंजीम BLA ने फौरी कबूल की, जिससे साबित होता है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दाना हमलों में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ मुलव्वस है। भारतीय सोशल मीडिया अकाउंट्स के पास हमले की इतला पहले से ही मौजूद थी। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ आलमी दहशतगर्द तंजीम का किरदार अदा कर रही है। अक़वाम आलम भारतीय खुल्लम खुल्ला दहशतगर्दी के खिलाफ सख्त एक्शन लें। हमले में तंसीबात महफूज रहीं। रॉकेट और फायरिंग से शहर अंधेरे में डूब गया। तो उधर पेशावर पुलिस लाइंस दहशतगर्दी को 1 साल बीत गया। शहीद पुलिस एहलकारों और दीगर के इसाले सवाब के लिए कुरान ख्वानी का एहतमाम किया गया। IG खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं, इतने बड़े सानहे के बावजूद इदारे में कोई कमजोरी नहीं। पेशावर से नवाब शेर की रिपोर्ट। पेशावर पुलिस लाइंस दहशतगर्दी का 1 साल। मुतासरा मस्जिद में शहादा के इसाले सवाब के लिए कुरान ख्वानी एहतमाम किया गया। IG समेत पुलिस अफसरान और शहादा के वर्सा ने शिरकत की। IG पुलिस खैबर पख्तूनख्वा ने शहादा को खराज अकीदत पेश किया। गाजियों के साथ इज़हार यकजहती का, इनकी फैमिलीज के साथ इनकी कुर्बानी को याद करने का, उसको सराहने का दिन है। पेशावर और दीगर तमाम अजला और यूनिट्स में एक रीस्लिंग सेरेमनी होगी और साथ ही साथ कुरान ख़वानी होगी, ताकि शुहदा की रूह को
के लिए दुआ की जा सके। पुलिस लाइन धमाके में 90 से ज्यादा जवान शहीद हो गए। इस्लामाबाद में पेट्रोलियम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने भी बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। सूबाई वज़रा आला और वफाकी वज़रा भी कॉन्फ्रेंस में शरीक हुए। निगरान वज़ीर आज़म ने खिताब में कहा कि पाकिस्तान कुदरती वसाइल से मालामाल है। उन्होंने तेल और गैस के ज़खायर की तलाश के लिए मुश्तरका कोशिशों पर जोर दिया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि मुल्क भर के सार्फिन के लिए बिजली मजीद महंगी होने का इम्कान है। तकसीम कार कंपनियों ने बिजली 5 रुपए 62 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त दे दी है। इजाफा दिसंबर के फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस की मद में मांगा गया है। CPPA की दरख्वास्त पर नेपरा में समाअत कल होगी। मंजूरी की सूरत में सार्फिन पर 50 अरब तक का इजाफी बोझ पड़ेगा। और खबर है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में हफ्ते के दूसरे रोज़ भी शदीद मंदी का रुझान रहा। कारोबार के अख्ताम पर मार्केट में 931 पॉइंट्स की कमी। सोने की फ़ी तोला कीमत में 700 रुपये इजाफा। डॉलर की कीमत में मामूली कमी देखी गई। कफील अहमद रिपोर्ट करेंगे। कारोबारी हफ्ते के मुसलसल दूसरे रोज भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी। कारोबार के अख्ताम पर KSC 100 इंडेक्स में 931 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 61,841 पॉइंट्स पर बंद हुआ। आज मार्केट में कारोबार के दौरान 4.1% की कमी हुई। मार्केट में 15 अरब रुपए मालियत के 42 करोड़ शेयर्स का कारोबार हुआ। कारोबार के दौरान 76 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में इजाफा, जबकि 249 कंपनियों के हिस्से के दामों में कमी हुई। सरमायाकारों के मुताबिक मजमूई सियासी सूरत हाल, अदालती फैसले और शरह सूद में कमी न होना स्टॉक मार्केट में मंदी की बड़ी वजूहात हैं। मकामी सराफा मार्केट में फी तोला सोने की कीमत 700 रुपए इजाफे से 2,16,100 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना 600 रुपए इजाफे के साथ 1,85,271 रुपए का हो गया। आलमी गोल्ड मार्केट में फी औंस सोना $60 इजाफे से $2,057 तक पहुँच गया। फी तोला चांदी की कीमत 2,600 रुपए पर मुस्तहकम रही। इंटरबैंक में रुपए के मुकाबले में अमरीकी डॉलर 9 पैसे सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 279.55 रुपए का हो गया। आगे बढ़ेंगे और गजा की ताज़ा तरीन सूरत हाल की बात करें तो गजा में इसराइली फौज के वहशियाना हमले जारी हैं। ताज़ा हमलों में 25 फलस्तीनी शहीद, जबकि 24 घंटों में शहदा की तादाद 215 हो गई। इसराइली हमले में एक और सहाफ़ी चल बसा, तादाद 122 हो गई। इसराइली फौज के हमलों से फलस्तीनी शहदा की मजमूई तादाद 26,637 हो गई, जबकि 65,000 से ज्यादा जख्मी है। हमास इसराइली फौज का असलहा इस्तेमाल करने लगी। चौंका देने वाले इंकशाफात। कतर के वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अल सानी ने कहा है कि गजा से मुतालिक मुआहदे पर पेशरफ्त मुस्बत है। हमास के तर्जुमान खालिद कदूमी कहते हैं कि 114 दिन के बाद इसराइल भी कह रहा है कि हमास को ख़त्म नहीं किया जा सकता। तारीख और दुनिया 6 अक्टूबर में वापस नहीं जा सकती। आपने पहले इसराइल को प्रेशराइज करके जंग को रोकना है, सबसे पहले मजालिम को रोकना है। तर्जुमान हमास ने खिताब में मजीद कहा कि OIC अब तक फ़लस्तीनी बच्चों तक पानी नहीं पहुँचा सकी। उनसे पूछा जाए कि उन्होंने अब तक क्या किया है। अमरीका और इसराइल की एडमिनिस्ट्रेशन के दरमियान इख्तलाफ है। आगे बढ़ेंगे और मौसम की बात करेंगे। मुल्क भर में मौसम सरमा के रंग। बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। मालम जब्बा और कालाम में बर्फबारी से वादी के हुस्न को 4 चांद लग गए। इस कर्दू में भी हर सू चांदी बिखर गई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में रिमझिम के बाद सर्दी बढ़ गई। तवील खुश्क साली के बाद वादी शोगरान में बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया। मुल्क भर से बड़ी तादाद में सयाहों ने वादी का रुख कर लिया। तवील इंतजार खत्म हुआ। वादी शोगरान में आसमान से रुई के गालों की बरसात। बर्फबारी ने मंजर को सहर अंगेज बना दिया। सयाह कुदरत की कारीगरी देखकर अश कर उठे। हम लोग यहाँ पहली दफा आए और बहुत मजा आ रहा है। हम फर्स्ट टाइम आए यहाँ पर स्नोफॉल देखने के लिए। माशाल्लाह बहुत जन्नत जैसा माहौल है। यहाँ पे बहुत इंजॉयमेंट हो रहा है। बहुत अच्छी बर्फबारी हो रही है और इंतजामिया ने यहाँ बहुत अच्छा काम किया हुआ है। शोगरान वैली का व्यू कितना जबरदस्त है। लाइव स्नो मिल रही है हमें। शोगरान के तमाम रास्ते खुले हैं। कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी का अमला मुतहर्रिक है। हमारा स्टाफ यहाँ पर मौजूद है, बल्कि हर जगह पे जो कागान वैली है, ये राजवाल तक आप जा सकते हैं, वहाँ तक हमारा स्टाफ मौजूद है। किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। सयाह भी इंतजामिया की अवाम दोस्त पॉलिसियों से खुश हैं। कराची में KN अकेडमी के ज़ेर एहतमाम मेडिकैम और शाहिद आफरीदी फाउंडेशन के इश्तिराक से तकरीब मुनक़िद हुई। तकरीब का आगाज़ कौमी तराने से हुआ। तकरीब में डायरेक्टर जाहिद हुसैन, शाहिद आफरीदी फाउंडेशन के CEO ज़फ़र मलिक, मेडिकैम के मैनेजिंग डायरेक्टर जुनेद ने शिरकत करके शुरा से अपने ख्यालात का इजहार किया।
نیشنل بینک آف پاکستان اور NASTP کے درمیان معاہدہ طے پا گیا۔ نیشنل بینک اب نیشنل ایروسپیس ٹیکنالوجی پارک کے اسٹریٹجک اقدامات میں تعاون کرے گا۔ کراچی میں معاہدے کی تقریب ہوئی جس میں دونوں اداروں کے عہدیداروں نے شرکت کی۔ معاہدے کے تحت دونوں ادارے مل کر جدید ٹیکنالوجی میں صلاحیتوں کی تعمیر اور دیگر اسٹریٹجک اقدامات میں مل کر کام کریں گے۔ تقریب میں معاہدے کی تکمیل کے ساتھ ساتھ اسٹریٹجک تعاون کو اجاگر کرنے کا بھی موقع ملا، جس سے خصوصی تربیتی پروگرام میں صلاحیت سازی، جدید ٹیکنالوجی کو اپنانے اور موجودہ تکنیکی سرحدوں کو بڑھانے کے لیے دونوں اداروں کے مشترکہ عزم کی عکاسی ہوتی ہے۔ اسی کے ساتھ نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ bolnews.com اور دیکھتے رہیے بول نیوز۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔